आज अपने न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 6 करेंगे। अपने पहले इसका काफ़ी पार्ट पढ़ चुके हैं, जो आप इसका लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे और रेडियो एक्टिविटी के पहले अपने न्यूक्लियर फोर्स और मेसोन थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। और आज अपने रेडियो एक्टिविटी डीके के बारे में पढ़ेंगे, हाफ मीन, और ये अपने पास एक्टिविटी क्या होती है, सक्रियता क्या होती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो अपने पास है रदरफोर्ड सोडी लॉ फॉर रेडिएशन डिके। बड़ा नाम है इसका, लेकिन इजी टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। या इसको मैं बोलूं रदरफोर्ड और सोडी का रेडिएशन या रेडियो सक्रियता का श्यांक नियम भी या कह सकते हैं, या रेडिएशन क्षय या रेडियो क्षय का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है अपने पास रदरफोर्ड और सोडी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेडिएशन डीके का नियम दिया था। देखिए क्या होता है, अपने को पता है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, वो स्वतः ही अपने में से कौन सी किरणें, इनविजिबल किरणें जो रेडिएशन के रूप में बाहर निकालता है। ये किसके रूप में निकलती है? या तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये, या बीटा पार्टिकल्स होते हैं, या गामा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन निकलता है अल्फा, बीटा या गामा होता है। अब अपने को पता है अल्फा किसका होता है? जी हीलियम का नाभिक होता है, और ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम्मिलित रूप होता है। गामा भी इसी प्रकार होता है। तो अपने को पता है कि किसी नाभिक में से न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का ही एमिशन ही अपने पास क्या होता है? एक तरह का रेडिएशन होता है। अब अपने को पता है जब किसी नाभिक से न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या में परिवर्तन आएगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या में परिवर्तन आएगा, या सीधा अपने इस नियम से कहें कि उसमें कमी आती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। ये कमी आती है तो ये पहले वाला नाभिक तो नहीं रहेगा, नाभिक में ये किसी अन्य तत्व का नाभिक बन जाएगा, है ना जी। देखिए कोई तत्व अपने पास है, वो रेडियो एक्टिव है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स निकले तो मतलब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन आएगा। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में जब परिवर्तन आएगा तब वह पहले वाला नाभिक नहीं रहेगा, वो अन्य नाभिक हो जाएगा। या अपने नाभिकों के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। इसी को ही अपने बोलते हैं नाभिक क्षय या डिके, न्यूक्लियस डिके। भाई नाभिक के न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों में कमी आ गई, उसके मास में कमी आ गई, तो अपने को क्या बोल देते हैं? उसको डिके। ये रदरफोर्ड सोडी ने इसके बारे में एक नियम दिया था। तो क्या था उसने बताया, जो इम्पोर्टेंट है, दोनों ने बताया कि जितनी कमी आती है टाइम के साथ, किसी टाइम n अगर अपने पास टोटल उसमें मास, टोटल उस पर न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या मान लें, न्यूक्लियनों की संख्या मान लें, उसमें जितनी कमी आती है टाइम के साथ, वो उसमें एक्टिव जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके क्या होएगा? ये समानुपात होएगा या प्रोपोर्शनल होएगा। ये नियम रदरफोर्ड और सोडी ने दिया था। आपको यही ध्यान रखना है। देखो माइनस निशान क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कि कमी आ रही है या डिके हो रहा है। ठीक है जी। टाइम के साथ इसमें कमी आ रही है, वो उसमें सक्रिय परमाणु या एक्टिव परमाणु की संख्या के क्या होता है जी? एक्टिव परमाणु होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उसके अंदर, उसके क्या होता है अपने पास? प्रोपोर्शनल होता है।
जितने ज़्यादा ये होएगा जितना ज़्यादा n होएगा उतना ही अपने पास उसमें क्या आएगी डीके, उतना ही ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इसको रदरफोर्ड और सोडी का नियम और इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल का निशान हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा, एक कांस्टेंट आता है लैम्डा जिसको मैं क्या बोलता हूँ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अपने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं और डीके कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। किसी भी तत्व का उसमें से रेडिएशन निकलने वाली जो मात्रा है उसको ना तो अपने कम कर सकते हैं किसी भी विधि द्वारा, ना उसको बढ़ा सकते हैं। ये प्रत्येक तत्व के लिए, प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, सेम रहती है सेम टाइप के एटम के लिए, सेम टाइप के एटम के लिए। यानी एक हाइड्रोजन अपने पास, अगर मैं बात करूं अपने पास 10 यूरेनियम के तत्व है तो 10 का जो लैम्डा की वैल्यू होगी, जो डीके कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। लेकिन अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए, अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है जी। देखिए क्या होता है, dn अपॉन में dt इक्वल लैम्डा n, इक्वल लैम्डा n। यहाँ से मैं dn ओवर n निकालता हूँ माइनस लैम्डा dt, माइनस लैम्डा dt। इसके बाद मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर प्रारंभ में या कहीं शुरुआत में जो परमाणु की संख्या मैं n नोट मानता हूँ, और मतलब शुरुआती टाइम 0 टाइम पे, एक देखिए टाइम इक्वल जब 0 है अपने पास तब परमाणु की संख्या अपने पास n नोट है। अगर टाइम t इक्वल t हो जाता है अपने पास तब अपने पास जो परमाणु की संख्या क्या आ जाती है वो n होती है। तब अपने लिए वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, ये हो जाएगी अपने पास n नोट से n, ये 0 से t हो जाएगा। अपने पास ये क्या होता है जी, log n नोट से n माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, इसका क्या होएगा t प्लस c। देखिए 0 से t है तो t आएगा, 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, log n माइनस log n 0 माइनस लैम्डा t प्लस c, माइनस लैम्डा t प्लस c। ठीक है, यहाँ से log n अपॉन में n नोट इक्वल माइनस लैम्डा t प्लस c, लैम्डा t प्लस c। ठीक है, देखिए इसी अपने पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब टाइम की बात करूं, अगर n इक्वल n नोट है, n इक्वल n नोट है, ये कब होएगा, t इक्वल 0 पर। t इक्वल 0 पे क्या होएगा, n इक्वल n नोट। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए ये क्या हो जाएगा जी, log 1 और ये हो जाएगा अपने पास c, ये तो 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 0, n नोट इक्वल टू n नोट, c इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, log इक्वल n अपॉन में n नोट माइनस लैम्डा t, माइनस लैम्डा t, n इक्वल n नोट e की पावर, देखिए अभी भी
एन अपॉन में एन नॉट, लॉग इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा टी, एन क्या आ जाएगा एन नॉट ई की लैम्डा टी। ये अपने पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको रदरफोर्ड सोडी रेडिएशन डीके इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक अपने सारों को समझ आ चुका है। ओके जी, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छी कैलकुलेशन है। ठीक है जी, ले लिया। अब देखिए अपने पास क्या इक्वेशन प्राप्त होती है, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है अपने पास परमाणुओं की संख्या और ये अपने पास टाइम है। ये अपने पास क्या है एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ये तो पता है, ये अपने पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। देखिए इससे क्या पता लगता है अपने को कि शुरू में जो क्षय होता है डीके का वो क्या होता है तेज होता है, तेज हो रहा है ना, देखो एकदम ढलान ज़्यादा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, तो शुरू में क्या होता है इसका जो क्षय वो तेज होता है, लेकिन एक समय बाद ये धीरे हो जाता है। आसान शब्द में कहूँ, शुरू में रेडिएशन ज़्यादा निकलता है लेकिन एक समय पश्चात वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये अपने पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर लैम्डा टी, एन नॉट ई की पावर लैम्डा टी। ठीक है जी, अब बात करेंगे अपने पास एक्टिविटी जिसको अपने क्या बोलते हैं सक्रियता। ठीक है, सक्रियता कराने से पहले आप सारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और जो चीज़ समझ नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और लास्ट 2 वीडियो का जो लिंक है, मतलब इससे जो पहले वाली वीडियो का लिंक है वो यहाँ पे आपको आई बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सीधा इसको मत देखना, आपको कम समझ आएगा, उससे पहले आप उन वीडियो को देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत अच्छा अपने पास मौका है इसको करने का। ठीक है जी, ओके। देखो सक्रियता क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी तत्व की एक्टिविटी एक टाइम में, क्या कहूँ मैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उसको एकांक टाइम में, एकांक टाइम में क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या होती है। सिंपल शब्दों में कहूँ कि कोई भी तत्व कितना रेडिएशन एमिट करता है एक टाइम में, वो उसकी सक्रियता होती है, वो उसकी एक्टिविटी होती है। देखिए किस प्रकार, अगर कोई तत्व, देखिए अगर मैं अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की बात करूं, मान लेते हैं अपने कि एक कोई तत्व है अपने पास, एक्स कोई तत्व है एक्स, वो एक सेकंड में 100 अल्फा पार्टिकल क्या करता है एमिट करता है, 100 अल्फा पार्टिकल क्या है एमिट करता है। और एक अन्य तत्व वाई है, वो भी एक सेकंड में 200 अल्फा पार्टिकल क्या करता है अपने पास एमिट करता है। तो किसकी सक्रियता ज़्यादा होगी, ये तो एक सेकंड में ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा रेडिएशन फैला रहा है, तो इसकी सक्रियता ज़्यादा होएगी। इसी प्रकार मतलब एकांक टाइम में क्षय होने वाली परमाणु की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है। देखिए ये भी कह सकता हूँ डी एन में कमी
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है अपने पास, एक्टिविटीज़ को आर या ए से भी लिखते हैं। देखिए इसको आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर, या इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेनली आर लिखते हैं, ठीक है। देखिए अभी अपने पढ़ के आए थे, उसी से इसको लैम्डा एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसके अभी रेडियो रदरफोर्ड सोडी लॉ के अनुसार, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगली टर्म आती है अपने पास वो है अपने पास हाफ लाइफ, जिसको बोलते हैं अर्ध आयु। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, अर्ध या हाफ, अर्ध या हाफ, अर्ध या हाफ, उसको क्या बोलते हैं, एक बटा दो होता है। हाफ क्या होता है अपने पास, 1/2। ऐसा टाइम जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व क्षय होते हुए, क्षय या डिके होते हुए आधा रह जाता है, आधा रह जाता है, वो क्या होता है अपने पास, हाफ लाइफ होती है। ऐसा टाइम जब कोई रेडियोएक्टिव तत्व आधा रह जाता है क्षय होते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। या और बोलूं कि शुरू में उसके परमाणु की संख्या अगर n0 थी, तो कब वो n0/2 रह जाती है, ठीक है, शुरू में n0 थी, कब वो आधी हो जाती है, वह समय उस टाइम के लिए, उस तत्व के लिए क्या होएगा, हाफ लाइफ होएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं रेडियम की बात करूं, रेडियम वही है जो मैरी क्यूरी दंपति ने खोजा था, उसको हाफ टाइम 1620 वर्ष है, मतलब उसको 1620 साल लग जाते हैं आधा होने में, ठीक है, 1620 साल लग जाते हैं आधा होने में। देखिए इसी प्रकार एक बेरियम होता है अपने पास, उसको सिर्फ 3 मिनट ही लगते हैं, उसको क्या लगते हैं, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं आधा होने में। देखिए रेडियम की बात करते हैं, अगर मैं आज 100 ग्राम लेता हूँ, 100 ग्राम रेडियम लेता हूँ, 100 ग्राम, तो उसको 50 ग्राम होने में 1620 साल लग जाएंगे, 1620 साल लग जाएंगे 50 ग्राम होने में। 50 से उसको 25 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, 1620 साल और लगेगा यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3240 साल। यानी 50 ग्राम होने में उसको 1620 साल, 25 ग्राम होने में उसको 3240 साल लगते हैं, और यहाँ से साढ़े अपने पास 12 ग्राम होने में उसको 1620 और जोड़ देते हैं इसके अंदर, कितना टाइम लग जाएगा, 4860 साल लग जाएंगे उसको। और इसके बाद 6 पॉइंट कुछ आएगा, उसको भी और साल लग जाएंगे, मतलब उसको आधा होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। और आपने एक बात ध्यान दी होगी कि उसको 100 से 50 ग्राम की कमी आने में तो उसको 1620 साल लगे, लेकिन 25 ग्राम की कमी आने में फिर 1600 ग्राम लगे। तो मतलब शुरू में तो क्षय क्या होता है, ज़्यादा होता है, बाद में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्षय क्या होता है, शुरू में ज़्यादा होता है, बाद में क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए अब अपने इतना हाफ आयु तक पढ़ लिया है। अब इसकी मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए हाफ आयु कर रहे थे अपने, हाफ लाइफ या अर्धायु भी बोलते हैं इसको। देखिए n0/2, n इक्वल n0/2, मतलब ये क्या हो जाएंगे, अविघटित परमाणु। देखो क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। विघटित तो वो होते हैं जो एमिट हो चुके, जो एमिट नहीं हुए वो अविघटित हो गए, मतलब आधे रह गए ना,
इसको टाइम मानते हैं अपने t1, यानी ये पहला अर्धआयुकाल क्या होएगा अपने पास, पहला या फर्स्ट हाफ लाइफ क्या होगी अपने पास, फर्स्ट हाफ लाइफ t टाइम पे मानते हैं तो n इक्वल टू एन नोट बाय 2। और अगर मैं सेकंड हाफ लाइफ मानता हूँ, सेकंड हाफ लाइफ की बात करूँ, सेकंड हाफ लाइफ वो क्या हो जाएगी अपने पास, इसको मैं n1, इसको n2, n नोट बाय 2 का भी आधा हो जाएगा, है ना, n नोट बाय 2 का भी आधा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा n नोट बाय 4। थर्ड की बात करूँ मैं, तब क्या होएगा वो n3 इक्वल n नोट बाय 4 बाय 2, यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, n नोट ये लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, पावर बढ़ रही है प्रत्येक नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए, ठीक है, प्रत्येक नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए। अगर मैं nवें हाफ लाइफ के लिए बात करूं, nवें हाफ लाइफ अब ध्यान रखना अर्धायुकाल है, तब क्या होएगा, nवें की बात कर रहा हूं, nn इक्वल n नोट 1/2 की पावर n, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हाफ लाइफ का टॉपिक खत्म होता है। अब एक टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हाफ लाइफ और हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट में रिलेशन, डीके कांस्टेंट में रिलेशन, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन, अर्धायु व डीके कांस्टेंट में रिलेशन। देखिए अभी जो अपने पास इक्वेशन पड़ी थी, n नोट इक्वल टू n नोट ई की पावर लैम्डा टी, मतलब अगर मैं फर्स्ट अर्धायुकाल मानूं कैपिटल T टाइम पर होता है, तब परमाणुओं की संख्या कितनी रह जाएगी, n नोट बाय 2। इसमें मैं पुट करता हूं, देखिए n नोट बाय 2 इक्वल n नोट, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टाइम T, ठीक है। यहाँ से n नोट क्या हो जाएगा, n नोट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल ई की लैम्डा टी, ठीक है, ई की लैम्डा टी। अगर मैं इसके आगे करूं तो देखिए क्या होएगा, ये ई है अपने पास, ये इधर जाके क्या हो जाएगा log, तो log 2 इक्वल लैम्डा टी, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या होती है 0.693 इक्वल लैम्डा टी, और मैं टी की बात करूं तो 0.693 अपॉन में लैम्डा, ये अपने पास रिलेशन आ गया। ये अपने पास क्या है हाफ लाइफ, और ये अपने पास क्या है डीके कांस्टेंट, ठीक है जी, डीके कांस्टेंट है अपने पास, ओके क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं, और ठीक, अब अपने पास एक बात सामने आती है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल 0.693 अपॉन में टी, ठीक है, अपॉन में टी। एक बात तो समझ आ गई कि लैम्डा है वो, जो लैम्डा है अपने पास
वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है टी के, या एंटी प्रोपोर्शनल है अपने पास टी के, या रेसिप्रोकल है टी के। ठीक है, एन इक्वल क्या होता है जी, एन नोट ई की पावर लैम्डा टी। अगर लैम्डा अपने पास 1/t है, अगर मैं मानता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 1/t है, यानी ऐसा कोई हो गया कि जो उसका डीके कांस्टेंट है उसके टाइम के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर है। ठीक है, तब क्या होएगा यहाँ पे n इक्वल एन नोट ई की पावर -1। ये क्या होता है अपने पास जी, ये क्या होएगा अपने पास, या इसको लिख सकते हैं एन नोट अपॉन में ई। तो अगर अब यहाँ पे डेफिनेशन बनती है, अगर ऐसा कोई टाइम आता है जो कि डीके कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या जो उसमें अविघटित, ये अविघटित है ना अपने पास, अविघटित परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक आयनों या प्रारंभिक जो परमाणुओं की संख्या है उसके 1/e गुणा के बराबर होता है। तो 1/e गुणा के बराबर होता है। ऐसा टाइम आ गया कि 1/t लैम्डा के इक्वल है, तो जब उसमें अविघटित परमाणुओं की संख्या क्या होगी, एन नोट अपॉन में ई। एन नोट क्या अपने पास प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या जो शुरू में थी उसके 1/e के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे अपने मीन लाइफ वगैरह और पढ़ेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।